मैंने इसको यूँ समझा था कि ये इंग्लिश राइटिंग में वो कहता है कि कभी कभार ट्रेडिशन के बारे में बात की जाती है, और अगर किसी स्पेसिफिक मौका पे इसको अप्लाई करो ना तो ये सिर्फ एक मातम ही है उसकी गैर मौजूदगी ट्रेडिशन के लिए। अब पता नहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। अच्छा, यू ओकेजनली अप्लाई इट्स नेम इन डिप्लोरिंग योरसेल्फ, यानी कि अगर हम उसको ओकेजनली अप्लाई करते हैं हाँ, तो फिर उसको यानी मातमी तौर पे लिया जाता है। मातमी तौर पे लिया जाता है, यानी वही वाली बात आ गई, आज ट्रेडिशन नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में हम बस उस पर मातम करते। अच्छा ठीक। अच्छा, ये इसकी बात ना, ये उसमें पॉइंट में भी थोड़ी सी बात थी कि यानी जो ट्रेडिशन है ना, वो अगर आप उसको ये मानते हो कि वो जस्ट रेपिटेशन ऑफ पास्ट है तो फिर आप उसको यूज़ कर रहे हो। ये वही वाली बात तो नहीं है एलिमेंटिंग वाली। चलो हम अपना आइडिया बना लें। तुम वो जो तुमने बात बोली तो दोबारा रिपीट करना। मैं ये कह रही थी कि वो कहता है कि अगर किसी स्पेसिफिक मौका पे अगर ट्रेडिशन को लिया जाए तो हम ट्रेडिशन को सिर्फ उसकी एब्सेंस पे यानी कि उसकी गैर मौजूदगी के हम उस पर लेमेंट ही कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कोई नहीं करता। हाँ ट्रेडिशन हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ ऐसे ही है। हाँ, यहाँ पे फिर ऊपर लिख लो ना सर। हाँ, यानी उसको वो अप्रिसिएशन नहीं होती ट्रेडिशन की, है ना। हाँ हाँ, सही तो नहीं होता। We cannot refer to the tradition or our tradition at most. We traditional seldom perhaps does the word appear. We cannot refer to the tradition or to our tradition at most. We employ the adjective in saying that the poetry of so and so is traditional or even too traditional. अच्छा, वी कैन नॉट रेफर टू द ट्रेडिशन, हम यानी ट्रेडिशन को नहीं कह सकते या रेफर नहीं उसको कर सकते, और टू अ ट्रेडिशन। अच्छा, या फिर ट्रेडिशन को या आर ट्रेडिशन को। हाँ, यानी कि हम रेफर नहीं कर सकते कि ये यानी ट्रेडिशन के साथ दा लगाना या आ लगाना। एट मोस्ट वी एम्प्लॉय द एडजेक्टिव, हम एडजेक्टिव या एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव लगाते हैं इन सेइंग, ये कहते हुए दैट द पोएट्री ऑफ सो एंड सो इज ट्रेडिशनल और इवन टू ट्रेडिशनल। अच्छा, यानी सिंपल वे में उसने इसमें ये कहा है कि ट्रेडिशन का एक वर्ड जो है ना वो लोगों के जहन में एक ऐसे बैठ गया है कि जैसे ट्रेडिशनल होना ना कोई लानत हो जैसे, ठीक है, और लोग उसको लिमेंट सिर्फ करते हैं या उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, या उसको जो है ना बस एक जिसे कहना चाहिए बैकवर्ड उसको एक एक्सप्रेशन दिया जाता है, यानी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। फिर वो आगे से थोड़ा सा उसने डिटेल में कह दिया कि जो एडजेक्टिव्स हम साथ लगा देते हैं, द ट्रेडिशन, आर ट्रेडिशन, तो ये हम इसलिए सिर्फ लगाते हैं कि हम ये कह देते हैं कि हाँ पोइट्री जो है ना किसी हद तक ट्रेडिशनल है या बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल बनाने के लिए या लिटिल बिट ट्रेडिशनल बनाने के लिए हम एडजेक्टिव्स का यूज़ कर देते हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा इसको जैसे ना कॉन्शियस समझ के समझते हैं ट्रेडिशन को की टर्म को, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्डम परहैप्स डज द वर्ड अपीयर एक्सेप्ट इन द फेज ऑफ सेंश्योर। तो मतलब पता है क्या होता है? हाँ, सेंसर जो तो होता है ना किसी चीज़ को क्लोज कर देना। अच्छा, सेल्डम परहैप्स डज द वर्ड अपीयर एक्सेप्ट एक्सेप्ट इन द फेज ऑफ सेंश्योर। अच्छा, वही बात आ गई जो अभी हम करते कि यानी कि इस वर्ल्ड को ना एक महदूद हद तक इसको क्लोज कर दिया गया है, यानी कि इसको एक लिमिटेड कर दिया गया है इसकी टर्म को। इफ़ अदरवाइज इट इज़ वेगली एप्रोबेटिक विद द इम्प्लिकेशन। अच्छा, इफ़ अदरवाइज इट इज़ वेगली एप्रोबेटिव है ये, यानी कि गैर वाज़िया है। एप्रोबेटिव क्या होता है? ये आई थिंक अप्रूवेबल से शायद निकला होगा।
यानी इसको एक्सप्लेन करना जो है इस टर्म को गैर वाज़ेह है विद द एम्प्लीकेशन, इसको अप्लाई करने के साथ। एज टू द वर्क अप्रूव्ड ऑफ सम प्लीजिंग आर्कियोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन। APPRO अप्रूवेशन है, मंजूरी, इजाज़त, अप्रूवल उसी के मीनिंग में। हाँ अप्रूवल, अप्रूवल। इफ अदरवाइज इट इज़ वेगली, यानी कि इसको प्रूव करना जो है ना वेग है क्या इसको। Except in phase of censure, if otherwise it vaguely approbative with the implications as to work approved of some pleasing archaeological reconstruction. अच्छा इतनी बात, यानी वो यही कहना चाह रहा है कि इसको अप्रूव करना बहुत मुश्किल है, यानी है तो ये एक वेग टर्म, यानी वेगली इसको ही अप्रूव किया जा सकता है विद द इम्प्लीकेशन। अच्छा यानी कि इसको गैर वाजिया तौर पर ही अप्रूव किया जा सकता है विद द इम्प्लीकेशंस, अमल के साथ। एज टू द वर्क अप्रूव्ड अच्छा ऑफ सम प्लीजिंग आर्कियोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा यानी काम के ज़रिए इसको सिर्फ दिखाया जा सकता है। As to work approved of some pleasing archaeological reconstruction क्या होगा? आर्कियोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन में वो आर्ट से रिलेटेड आ जाएगी ना बात, उसमें वो कहता है ना, वो जो पॉइंट्स नहीं बने हुए उसमें भी वही कहता है कि राइटर का जो वर्क है ना, अगर वो हिस्टोरिकल सेंस यानी ट्रेडिशन का इस्तेमाल करेगा तो ही वो अपने यानी कि उसके काम की भी अहमियत का अंदाज़ा होगा और उसकी अपनी एग्जिस्टेंस का भी अंदाज़ा होगा। तो वो यही कहना चाहता है कि उसके यानी एक पोइट के जो वर्क जो वो करता है, पोइट्री करता है, उसके काम के ज़रिए ही अप्रूव किया जा सकता है इस टर्म को इम्प्लीकेशंस के साथ। इससे ही हम ले सकते हैं यू कैन हार्डली मेक द वर्ड एग्रीएबल टू इंग्लिश ईयर्स। अच्छा यानी कि जो वैसे सुनने वाले लोग होते हैं उनके कानों को ये बात बड़ी मुश्किल से एक्सेप्टेबल होती है। विदाउट दिस कंफर्टेबल रेफरेंस टू द रीअश्योरिंग साइंस ऑफ आर्कियोलॉजी। अच्छा जब तक कि उनको रीअश्योर ना करवाया जाए, यानी कि उन्हें कोई तसल्ली बख्श कोई सबूत ना दिया जाए, तब तक जो आम लोग हैं, इंग्लिश पीपल हैं, वो कभी भी ये नहीं मान सकते, ट्रेडिशन की मॉडर्न डेफिनेशन को वो समझ नहीं सकते। वो ट्रेडिशन को बस एक वो रेपिटेशन ऑफ पास्ट ही समझते हैं, है ना, जबकि ट्रेडिशन का मतलब जो है वो लिंक विद द पास्ट होता है। अच्छा certainly the word is not likely to appear in our appreciations of living or dead writers. Appreciations of living or dead। अच्छा आमतौर पे क्या होता है कि ये लफ्ज़ जो है वो अपीयर होता है कि एप्रिसिएशन होती है ऑफ लिविंग और डेड, यानी कि जिंदा और मुर्दा राइटर्स की, यानी कि अच्छा ये एप्रिसिएशन के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। एवरी नेशन एवरी रेस हैज़ नॉट ओनली इट्स ओन क्रिएटिव। अच्छा कोई भी, हाँ ये बात उसने की थी कि कोई भी पोइट जो है या कोई भी शख्स जो है ना वो अकेला कुछ नहीं है। हाँ जब तक कि उसके पास हिस्टोरिकल सेंस ना हो, पास्ट का नॉलेज ना हो। तो इस तरह वो कह रहा है एवरी नेशन एवरी रेस हैज़ नॉट ओनली इट्स ओन क्रिएटिव, वो नहीं हो सकता, बट इट्स ओन क्रिटिकल टर्न ऑफ माइंड। हाँ क्रिटिकल टर्न उसने उसी को ले लिया ना, हिस्टोरिकल सेंस होनी चाहिए उसके पास, क्रिटिकल टर्न ऑफ माइंड उसका होना चाहिए। यानी वो यानी कि हिस्टोरिकल सेंस वो रखे तभी वो क्रिएटिविटी कर सकता है। एंड इज इवन मोर, हाँ अच्छा क्रिटिकल टर्न में फिर वो भी आ जाता है, यानी कि उसने ये पोइट के लिए खासा यूज़ किया है ना कि उसके पास उसको एक चीज़ों को मोड़ने वाली उसके पास सलाहियत होनी चाहिए। तो यानी उसके पास उसकी क्रिएटिविटी तभी होगी जब वो उसमें अपनी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी डालेगा और हिस्टोरिकल सेंस उसके पास होगी। अच्छा एंड इज़ इवन मोर ओब्लिवियस
oblivious of the shortcomings and limitations of its critical habits than of those of its creative genius. अच्छा ये जो अंडरलाइन ये मेरे ख्याल है पहले से इम्पोर्टेंट लाइन दी हुई है अंडरलाइन है ना पहले ये था जब लिया था ना अच्छा एंड इज इवन मोर ओब्लिवियस ओब्लिवियन से निकला ना ये ओब्लिवियन से निकला होगा ओब्लिवियस उसकी मीनिंग नहीं आएगा एंड इज इवन मोर ओब्लिवियन ऑफ द शॉर्टकमिंग्स एंड लिमिटेशंस अच्छा एक तो सही बात की क्रिटिकल टर्न ऑफ माइंड होना चाहिए एंड इज इवन मोर ओब्लिवियस ऑफ द शॉर्टकमिंग्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इट्स क्रिटिकल हैबिट्स देन ऑफ दोज ऑफ इट्स क्रिएटिव जीनियस इसकी इतनी बात ही मुझे समझ आई बाकी आ गई ओब्लिवियस ऑफ शॉर्टकमिंग्स लिमिटेशंस भी आ गई ये क्या है ओब्लिवियस ऑफ द शॉर्टकमिंग्स एक तो उसने ये कहा ना कि कोई भी शख्स कोई भी मजहब से किसी भी जगह से ताल्लुक रखता हो कैसा भी कोई तो हाँ वो तो समझ आ गई हाँ क्रिएशन ही कर सकता कुछ नहीं है उसके बाद क्रिटिकल टर्न ऑफ माइंड होना चाहिए हिस्टोरिकल सेंस होनी चाहिए और इंटेलेक्चुअल फैकल्टी होनी चाहिए अच्छा एंड इज इवन मोर ओब्लिवियस ऑफ द शॉर्टकमिंग्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इट्स क्रिटिकल हैबिट्स अच्छा फिर इसका मतलब ये होगा फिर वो यहाँ पे ये कहना चाहता है इलियट कि अगर एक राइटर अपनी क्रिटिकल हैबिट्स को यूज़ कर रहा है ये क्रिटिकल टर्न के साथ ही मिलती जुलती टर्म है तो वो कहता है कि यानी कि अगर वो हिस्टोरिकल सेंस का यूज़ कर रहा है अपनी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी को यूज़ करते हुए तो उसको फिर ध्यान भी रखना चाहिए इस चीज़ का कि उससे कैसे उस चीज़ को टैकल करना है यानी कि उसकी भी उसको एक बेस बनानी चाहिए शॉर्ट कमिंग्स के साथ और उसमें भी उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं हिस्टोरिकल सेंस जो वो रखता है ना उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं हाँ उसने वो बताया था ना वो ये उसकी लिमिटेशन ये कहता है कि वो या तो एक सेंचुरी का जो पोइट है ना वो अपनी पिछले सेंचुरी से रिलेटेड भी हिस्टोरिकल सेंस रख सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है पोइट के ऊपर या फिर वो बैकवर्ड बहुत ज़्यादा भी नॉलेज रख सकता है जितनी उसकी कैपेबिलिटी है हाँ जैसे शेक्सपियर था तो वो यानी कि ग्रीक रेफरेंसेस मुख्तलिफ हम कहते हैं कि उसने वॉल्यूशन की थी वो तब्दीली लेकर आया था लेकिन हिस्टोरिकल सेंस उसने भी यूज़ की है हिस्टोरिकल सेंस के बगैर उसने काम नहीं किया यानी वो भी किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस तो रहा होगा ना अपने उसने भी मिथिकल रेफरेंसेस यूज़ किए तो वो कहते हैं यानी इसके लिए कोई ख़ास लिमिटेशन नहीं है यानी वो फिर आगे जाके शायद वो कहेगा वो टाइमलेस की बात करता है ना We know things we know from the enormous mass of critical writings that has appeared in the French language. ठीक है हम बोलते हैं कहते हैं हम जानते हैं कि enormous mass of critical writing enormous होता है मैंने अभी कल ही परसों पढ़ा ये बात enormous उम्दा भी साइंस में आता है enormous mass of critical writing that has appeared in the French language. The critical method or habit of बात हुई है अजीम बड़ा मेरे ज़हन में आ रहा था मैथ क्या होता है मैथ तो वो उसमें मादे की सेंस में होगा अच्छा फ्रॉम द मैथ ऑफ क्रिटिकल राइटिंग अच्छा वो कह रहे हैं कि अजीम बड़ा जो यानी कि एक क्रिटिकल राइटिंग करने वाला यानी कि उसने पोइट को कह दिया हाँ यानी कि एक पोइट अजीम तब होता है या उसकी राइटिंग अजीम तब जानी जाती है that has appeared in the French language the critical method habit of the फ्रेंच के बारे में ये बताया हाँ जो फ्रेंच लैंग्वेज में अपीयर्ड हुई थी द क्रिटिकल मेथड और हैबिट ऑफ द फ्रेंच
क्रिटिकल मेथड है। अच्छा ये वो सिंपल उसने कहा कि जो फ्रेंच राइटर्स थे ना वो यानी कि ये फ्रेंच लैंग्वेज में वो लिखते थे और वो अपनी पोइट्री को इतना जो है ना उसको अजीम बनाने के लिए इस तरह की चीज़ों को यूटिलाइज करते थे, हिस्टोरिकल सेंस का यूटिलाइज करते थे, है ना, क्योंकि वो फ्रेंच पीपल थे तो वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखते थे, इस तरह की बात होती चाहिए। हाँ यही कहा है हम जानते हैं कि वो जो फ्रेंच राइटर्स हैं वो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं और वो अच्छा लिखते थे और बड़ा लिखते थे, क्रिटिकल राइटिंग। We only conclude we are such unconscious people that the French are more critical. हम यूँ conclude कर रहे हैं कि हम unconscious लोग हैं। We are such unconscious, हम unconscious people हैं that the French are more critical, जो समझते हैं कि फ्रेंच ज़्यादा क्रिटिकल है देन we French कि हम नहीं। अच्छा कहते हैं हम ये समझते हैं कि वो ज़्यादा क्रिटिकल है, हम नहीं। एंड समटाइम्स इवन प्लम ourselves, इसका क्या मतलब है? प्लम ourselves a little with the fact, यानी हम अपने आप को जोड़ना या तो होगा इसका मतलब, इसी सेंस से जोड़ते हैं। ये है हलूचा हलूचा ई भी है इसके आगे। हाँ ये भी है, नहीं इसके आगे ई नहीं है ना, वो इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। लमेज में तो नहीं है, फायर पंच नहीं, आगे देख लो मैं भी आगे। ये है यूज्ड फॉर ऑर्नामेंट, टोकन ऑफ ऑनर, क्रेस्ट प्राइड और टोकन ऑफ ऑनर। ठीक है ये ज़्यादा सूटेबल है टोकन ऑफ, देखो कितना एक ई के फर्क। अच्छा इसको देखो प्लोम प्रोनाउंस करते हैं, आगे लिखा हुआ है प्लूम, क्या प्लोम प्लोम। अच्छा क्या था टोकन ऑफ ऑनर? अच्छा हम क्या करते हैं उससे पहले क्या हम कंक्लूड इस तरह से कर रहे हैं कि हम इतने अनकॉन्शियस पीपल हैं कि फ्रेंच राइटर को तो हम मोर क्रिटिकल समझते हैं देन वी अपने आप से। यानी हम उनको अपने आप से ज़्यादा क्रिटिकल समझते हैं। एंड समटाइम्स इवन प्लूम ओवरसेल्फ अ लिटिल, और कभी कभार हम अपने आप को कम ऑनर देते हैं, अ लिटिल थोड़ी ऑनर देते हैं विद द फैक्ट इस हकीकत के साथ, एज इफ द फ्रेंच वर्ड द लेस स्पॉन्टेनियस, के फ्रेंच जो है वो लेस स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या था, पढ़ा हुआ है ये वर्ड स्पॉन्टेनियस जो है ना स्पॉन्टेनियस के मीनिंग में आता है। स्पॉन्टेनियस फ्लो नहीं हम पढ़ते थे, पढ़ा वही तो कह रही हूँ मैं, पढ़ा हुआ है ये स्पॉन्टेनियस आई थिंक फैलता हुआ है। अच्छा रिजल्टिंग फ्रॉम द नेचुरल इम्पल्सेस, खुद ब खुद जो चीज़ आ जाए आपके अंदर, स्पॉन्टेनियस हाँ फैलने की सेंस में आ जाता है, जो चीज़ आप फ्लो करें। क्या हम पढ़ रहे थे, वो कहता है कि हम इस तरह से कंक्लूड करते हैं कि हम इतने अनकॉन्शियस पीपल हैं कि फ्रेंड्स को हम खुद से ज़्यादा क्रिटिकल समझते हैं और कभी कभार तो हम उनको खुद से ज़्यादा ऑनर देते हैं, लिटिल अपने आप थोड़ी देते हैं और उनको ज़्यादा देते हैं विद द फैक्ट इस हकीकत के साथ, एज इफ द फ्रेंच वर्ड द लेस स्पॉन्टेनियस, कि अगर फ्रेंच यानी कि लेस स्पॉन्टेनियस हैं यानी खुद ब खुद वो क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ परहैप्स दे आर, परहैप्स फ्रेंच वर्ड वो कम थे, द लेस स्पॉन्टेनियस तो आ गया ना। अच्छा लेस स्पॉन्टेनियस, अच्छा ये मुझे समझ आई बात, वो ये कहना चाहता है कि हम फ्रेंच राइटर्स को ज़्यादा यानी अप्रिसिएशन देते हैं और अपने आप को नहीं देते। हाँ। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि फ्रेंच जो राइटर्स गुजरे हैं ना वो लेस स्पॉन्टेनियस थे। लेस स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि वो ये नहीं कहते थे कि हम खुद ही बस क्रिएट कर लेते हैं, बल्कि उनके पास ज़्यादा वो हिस्टोरिकल सेंस का ज़्यादा यूज़ करते थे।
फ्रेंड्स जो थे, हाँ परहैप्स दे आर, अब ये नेक्स्ट बात शुरू हो गई है, ये फुल स्टॉप आ गया है। they are, but we might remind ourselves that criticism is as inevitable as breathing. Perhaps they are. यार ये अच्छा बात पर इससे है, जुड़ी हुई अच्छा है, हाँ, ये बात इससे जुड़ी हुई है। अच्छा वो हम ये समझते हैं कि वो लेस स्पॉन्टेनियस थे, हाँ। यानी खुद ब खुद वो चीजें क्रिएट, यानी हिस्टोरिकल सेंस उनके पास हाँ, होती वो थी। खुद ब खुद कब Perhaps चीजें they create are, करते थे, यानी कि अच्छा less चीजें परहैप्स create। दे आर, लेकिन वो ज्यादा इस बात परहैप्स दे आर यानी कि वो फोकस नहीं करते थे ज्यादा हिस्टोरिकल सेंस पे, वो खुद ज्यादा क्रिएटिव थे। क्या अच्छा ये तो ऊपर उसने कहा था कि उसके पास क्रिएटिव जीनियस है उनके पास। अच्छा इतनी बात मुझे ये समझ आई, वो ये कहना चाहता है कि हम ये समझते हैं कि फ्रेंच ज़्यादा सुपीरियर हैं, ठीक है, हाँ। ठीक है, क्योंकि वो हम ये मानते हैं कि फ्रेंच जो है ना वो लेस स्पॉन्टेनियस थे, हाँ वर आ गया। हाँ लेस स्पॉन्टेनियस थे, परहैप्स दे आर, हाँ वो थे, तो वो जस्ट यही कहना चाहता है ना, परहैप्स दे आर, ये इसका मतलब परहैप्स दे आर वो हैं, परहैप्स थे और हाँ हैं, हाँ, यानी कि वो ये कहना चाह रहा वो है, उसने खुद भी मान लिया हाँ, थे हैं, वो थे और वो हैं। हाँ यानी अब वो बात ज्यादा, समझ आई। हाँ ये सारा रोला इस वर का और इस आर का है, यानी कि वो थे भी और वो हैं भी, यानी कि वो पास में भी थे और मौजूदा भी हैं। हाँ यानी लेस स्पॉन्टेनियस हैं, वो खुद ब खुद वो अपनी कैपेबिलिटी पे ये नहीं कहते कि हमने जी ये चीज़ क्रिएट कर दी तो हमें अपनी ही कैपेबिलिटी पे की है, हाँ, लेकिन बल्कि वो historical हिस्टोरिकल sense सेंस लेते के हैं साथ ही वो करते हैं। बट वी माइट रिमाइंड अवरसेल्व्स, लेकिन हम हमें अमूमन तौर ज़रूरत पर है, खुद को याद दहानी कराते रहते हैं दैट क्रिटिसिज्म इज एन इनएविटेबल, कि क्रिटिसिज्म एक इनएविटेबल ना खत्म होने वाली, हाँ कभी खत्म ना होने वाली, जारी रहने वाली, एज ब्रीथिंग, और जैसे कि सांस होता है, यानी कि हमेशा जारी रहने हाँ। वाली, जैसे कि क्रिटिसिज्म ऐसी है। एंड दैट वी शुड बी नन द वर्स फॉर articulating what passes in our minds when we read a book and feel an emotion about it, for criticizing of our own minds in their work of criticism. अच्छा जी, बट वी माइट रिमाइंड आवरसेल्व्स, अच्छा लेकिन हम अपने आप को ये रिमाइंड करवा सकते हैं दैट क्रिटिसिज्म इज़ एन इनएविटेबल, कि क्रिटिसिज्म जो है, यानी कि उसने फिर इसमें क्रिटिसिज्म में सबको ले लिया, पोइट्स वगैरह को ले सारे लिया आ है। जाते हैं फिर। हाँ कि क्रिटिसिज्म यानी कुछ भी लिखना जो है वो इनएविटेबल है, यानी आर्ट आप ले लो इससे मुराद उसने यहाँ पे, हाँ कि आर्ट जो है वो कभी ना ख़त्म होने में इनएविटेबल है, एज ब्रीथिंग, जैसे कि हमारा सांस लेना होता है, हमें ये अपने आप को रिमाइंड करवाते रहना चाहिए कि आर्ट जो है वो एक इनएविटेबल चीज़ है, जैसे कि ब्रीदिंग होती है, सांस होता है, एंड देन वी शुड बी नन द वर्ड्स, और हमें वी शुड बी नन द वर्ड्स, और हमें वर्ड्स नहीं समझना चाहिए फॉर आर्टिकुलेटिंग व्हाट पासेस इन आवर माइंड। अच्छा हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, अच्छा हमें इस चीज़ को बुरा नहीं जानना चाहिए, फॉर आर्टिकुलेटिंग, हाँ व्हाट पासेस इन आवर, के हमारे माइंड में क्या गुजर गया है, एंड व्हेन वी, अच्छा व्हेन वी रीड अ बुक, जब हमें क्या गुजरता है हमारे जहन से, व्हेन वी रीड अ बुक, जब हम एक किताब पढ़ते हैं, एंड फील एन इमोशन अबाउट इट, और उस किताब के लिए इमोशन को महसूस करते हैं। मतलब क्या? अच्छा वी शुड बी नन द वर्ड्स, हम वर्ड्स नहीं हो सकते जब हमारे जहन में कुछ चीज़ें गुजरती हैं, यानी कि जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो कोई चीज़ गुजरती है तो हम उसके बारे में इमोशंस फील करते हैं। क्या मतलब, ये क्या कहना चाह रहा है? अच्छा वो ये चाह रहा है कि जब हम एक किताब पढ़ते हैं ना, और हम उसके लिए इमोशन महसूस करते हैं, ठीक है, तो और हम फिर उसके बाद ये समझ लेते हैं कि वो चीज़ गुजर गई, ठीक है, वो चीज़ चलेगी, तो हमें इस चीज़ को वो नहीं जान लेना चाहिए कि पास हो गया है, तो बस हमने जो पढ़ लिया है वो गुजर गया है, ठीक है, उससे हमें हिस्टोरिकल सेंस के तौर पे अपने जहन में बिठा देना चाहिए कि नेक्स्ट वो हमारे काम आएगा। यानी उसे पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस बना देना चाहिए। यहाँ लिखो पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस बनाना चाहिए, कुछ ऐसी बात लिखो जिससे याद रह जाए। हाँ
we should keep in our mind as a historical, as a पता नहीं as क्या, हाँ as a historical, हाँ the past लिख लो यहाँ सभी historical sense. experience. नहीं आ रही. अच्छा emotion about it हो गया. For criticizing our own minds in their work of criticism. हाँ, ऊपर वाली बात के साथ ही जुड़ी हुई है. जब हम किताब पढ़ते हैं और हम इमोशन महसूस करते हैं फॉर क्रिटिसाइजिंग our own माइंड work of criticism. तो हम criticism के दिमाग को अपने दिमाग में भी criticize करते हैं. क्रिटिसाइजिंग आवर माइंड्स इन द वर्क. हाँ यानी तो जो किताब हम पढ़ रहे होते हैं ना उसको भी यानी उसको पढ़ के फिर हम खुद से अपने जहन में कुछ क्रिटिसिज्म बनाते हैं. ये देखो ना जैसे ये क्रिटिसिज्म हुई है, हम इसके ऊपर दोबारा से क्रिटिसिज्म यानी पढ़ रहे हैं उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये भी तो क्रिटिसिज्म. अच्छा उसने वैसे हमने पूरा पढ़ा नहीं था, वैसे हमने इसके अंदर से भी अच्छा एक्सट्रैक्ट निकाल दिया. और वैसे उसने सारी बात इस लाइन में की है. यहाँ पे साफ समझ आ रही है उसने क्या किया. फॉर क्रिटिसाइजिंग अवर ओन माइंड इन देयर वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म. हाँ यानी जिस भी पोइट का हम जो कुछ पढ़ते हैं हम उसको फिर से क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो बताना ये चाहता है कि वो भी हमारा एक सोर्स ऑफ एक तरह से हिस्टोरिकल साइंस का ही हम यूज़ कर रहे होते हैं. तो इससे वो ये बताना चाह रहा है कि जैसे कि हम इस चीज़ को देख के क्रिटिसाइज करते हैं, तो सेम लाइक पोइट या क्रिटिक क्या करता है, वो एक पिछली हिस्टोरिकल चीज़ को देख के एक नई चीज़ क्रिएट करता है, यानी कि वो भी हिस्टोरिकल सेंस को यूज़ करता है. उसने बीच में फ्रांस की एग्जांपल भी दे दी, फिर अब उसने हमारी अपनी भी एग्जांपल दे दी है कि हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो हम भी ऐसा ही करते हैं. अच्छा हो गया, समझ आ रही है. कट्ठे भाई हो ना, दो दिमाग रल के फिर भी कुछ कर लेते. अकेले होते तो यहाँ तक पढ़ के उठ जाना बस. सही बात. अच्छा. One of the facts that might come to light in this process is our tendency to insist. एक हकीकत है कि the might come to light in this process. हाँ, इस प्रोसेस के दौरान रोशनी डाली जा सकती है. is our tendency to insist. टेंडेंसी तो होता है ना हमारी नरमी वाली सलाहियत, कि हमारे अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि हम इंसिस्ट करें इस बात के ऊपर. यानी कि जब वो ये कहना चाह रहे हैं जब हम कुछ पढ़ते हैं ना और फिर हम उसके ऊपर भी अपने जहन में क्रिटिसाइज बनाते हैं, तो हमें इस प्रोसेस को के दौरान हाँ हमारे अंदर एक टेंडेंसी होनी चाहिए कि हम इंसिस्ट करें. अब आगे वो शायद बात करें. When we praise a poet, जब हम किसी पोइट की तारीफ करते हैं upon those aspects of his work, यानी कि इन एस्पेक्ट्स को लेके उसके कामों को इन एस्पेक्ट्स पर लेके in which he least resembles anyone else, जिससे वो जिसमें वो किसी लीस्ट का मतलब लीस्ट बहुत कम होता है. लीस्ट को बहुत कम में भी ले सकते हैं और लीस्ट रिसेम्बल्स इसका एक और. अच्छा हाँ मुझे समझ आ गई इस बात की. चलो बताओ. अच्छा वो ये कहना चाह रहा है कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं ना, किसी भी पोइट की हम बात पढ़ते हैं तो हम अपने जहन में उसके ऊपर कुछ यानी कि अपने माइंड में उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, तो हम फिर अपने जहन में ज़्यादातर जोर उस बात पे देते हैं अपनी उस टेंडेंसी को यूज़ करते हुए, अपनी माइंड की टेंडेंसी को यूज़ करते हुए इंसिस्ट इस बात पे करते हैं कि जब हम पोइट को प्रेज दें किसी पोइट को पढ़ के, तो हम जोर इस बात पे देते हैं कि हम पोइट की ऐसी चीज़ों की तारीफ कर देते हैं जो रिजेंबल किसी और से ना करता हो. राइट. मुझे भी समझ आ गई. लेकिन वो यही समझाना चाहते हैं ना कि पोइट तो हर लिहाज से किसी न किसी से रिजेंबल करता ही है हिस्टोरिकल सेंस के साथ में. अच्छा यहाँ तक हो गया. अच्छा इन दीज एस्पेक्ट्स और पार्ट्स ऑफ हिज वर्क वी प्रिटेंड टू फाइंड व्हाट इज इंडिविजुअल. हम ये कोशिश पाने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर इंडिविजुअलिटी क्या है, अलग क्या किया है उसने. What is the peculiar essence of the man? ठीक है, इंसान की वो खसूसी वो क्या है, यानी कि जब हम पढ़ते हैं तो उसकी वो निकालना चाहते हैं. We dwell with satisfaction. हम डूब जाते हैं इस सेटिस्फेक्शन के साथ अपॉन द पोइट डिफरेंस फ्रॉम हिज प्रेडिसेसर्स. हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो पोइट अपने प्रेडिसेसर से मुख्तलिफ किस तरह है, स्पेशली हिज इमीडिएट प्रेडिसेसर, स्पेशली वो उसने जो खास हाँ इमीडिएट यानी कि जस्ट उससे पहले जो गुजरे हैं, यानी कि जो थोड़ा अर्सा पहले हाँ उनसे वो डिफरेंट कैसे है. We endeavor to find something that can be isolated in order to be enjoyed. अच्छा endeavor to find something that can be isolated.
इन ऑर्डर टू बी, कभी कभार हम पा भी लेते हैं। हाँ, ऐसा और कुछ हम तन्हाई वाला ऐसी, चीज पा भी लेते हैं जिससे हम लुत्फानंदोज होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ऊपर कह रहे हैं ना कि हम जो है वो डूब जाते हैं और हाँ, यूं और हम ऐसी चीजें भी तलाश करें जिसमें हमें खुशी मिले, एंजॉयमेंट मिले। हाँ, तो वो कहता है कि हम कभी कभी तो उसको ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें उसकी इंडिविजुअलिटी क्या है। और फिर उसके बाद उसने कहा है कि हम क्या करते हैं, कभी कभी कोई ऐसी तन्हाई वाली चीज पा भी लेते हैं और हम उससे लुत्फानंदोज भी होते हैं। Whereas और दूसरी तरफ इफ वी अप्रोच अ पोइट विदाउट हिज प्रेजुडाइज, अगर हम किसी पोइट तक अप्रोच हासिल करते हैं बगैर किसी तासुब के, वी शैल ओपन फाइंड दैट और नॉट ओनली द बेस्ट, तो हम अक्सर औकात पा लेते हैं दैट नॉट ओनली द बेस्ट, सिर्फ उसका बेहतरीन ही नहीं, बट द मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ हिज वर्क, बल्कि उसके काम का इनफरादी हिस्सा, मे बी दोज इन विच द डेड पोइट्स, जो मे बी दोज इनमें से कुछ, इन विच द डेड पोइट्स में भी होता है। अच्छा, वो ये पहले उसने ऊपर ये बात कही है कि हम क्या करते हैं, हम किसी पोइट की जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम उसमें डूब जाते हैं और फिर क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करें उसके प्रेडिसेसर से, और स्पेशली उसके यानी कि रिसेंटली गुजरने वाले उसके अंदर आइसोलेटेड चीज क्या है, हाँ, या वो यानी कि different उसमें ये आइसोलेटेड को उसने ये यूँ ही कह लो कि उसने इंडिविजुअलिटी को क्या है, हम हाँ, उसमें ढूंढते हैं कि वो उसमें उसकी इंडिविजुअलिटी क्या है, इन ऑर्डर टू बी इंजॉय, उसको लुत्फानंदोज होने के लिए हम वो ढूंढते हैं। और जब हम पोइट की इस तासुब तक यानी कि रसाई हासिल कर लेते हैं तो हम अक्सर औकात क्या करते हैं कि उसके इंडिविजुअल पार्ट्स हमें मिल भी जाते हैं उसके काम के, लेकिन भी दोज इन विच द डेड पोइट्स, इसकी मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, प्रेजुडाइज वी शैल ऑफन, हम अक्सर फाइंड दैट नॉट ओनली द डेड पोइट। अच्छा, ये ऊपर वाली लाइन है ना अभी तो। यानी कि वही जब हम पोइट का इंडिविजुअल पार्ट पकड़ लेते हैं उसके काम का तो फिर हम क्या करते हैं, बाय दोज इन विच द डेड पोइट्स, ये उसने क्या कहा। अच्छा, यहाँ अच्छा, ये उसने कहा जब हम रसाई हासिल कर लेते हैं उसके प्रेजुडाइज को, उसने वो लिया है जो उसके स्पेसिफिक पार्ट है। हाँ, तो उसको ही कह रहे वी हैं शैल ना, ओपन फाइंड, तो हम अक्सर पाते हैं दैट नॉट ओनली द बेस्ट बट द मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ हिज वर्क। अच्छा, यानी कि हम उसके मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स को उसके काम में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मे बी दोज हो सकता है ये वो इन विच द डेड पोइट्स, जो मरे हुए पोइट्स में भी थी, तो फिर ये उसकी इंडिविजुअलिटी तो ना हुई। हाँ, अच्छा, वो असल में लाना हमें उसी तरफ चाहता है ना, कि वो ये समझाना चाहता है कि हम लोग रीडर जो हैं वो पोइट के ऐसे चीज़ों को तलाश करने की कोशिश करते हैं, निकालने की, जो हमें लगता है कि वो उसने समथिंग कुछ डिफरेंट किया है, क्रिएटिविटी की है, कुछ इंडिविजुअलिटी की है, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा हो सकता है कि वो जो जिसे हम रीडर इंडिविजुअलिटी मान रहे हैं वो पहले भी कभी ना कभी हो चुका हो, पोइट्स में हाँ कर चुके हो, यानी वही बात हिस्टोरिकल सेंस वाली बात आ गई है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक नई ही चीज़ क्रिएटिविटी जो है वो उसके साथ ही होती है, लिंक विद द पास्ट। यानी कि उसने एक बात तो डन कह दी है ना कि क्रिएटिविटी किसी पोइट की अपनी नहीं है, अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है। हाँ, वो कुछ ना कुछ अपने प्रेडिसेसर से जरूर लेता क्रिएट करने के लिए, हाँ, अपने पास्ट से जुड़ा रहता। हाँ, और हिस्टोरिकल सेंस और उसकी जो इंटेलेक्चुअल फैकल्टी, ये दोनों चीज़ें मिल के ही कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी बनाई। यहाँ पे इसका पॉइंट लिखते हैं, ओके, फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला बनाते थे यार, इसे बनाने के किसी का सारा काम किया पढ़ने लगी थी, दूसरे रजिस्टर में लिखा हुआ है। अच्छा, इसका पहला पॉइंट है, ये पकड़ो तो मुझे लिखा होना फर्स्ट पॉइंट ये है कि ट्रेडिशन आप लिख सकते हैं, ट्रेडिशन वो कहता है ट्रेडिशन इज इक्वल टू ठीक है, ट्रेडिशन इज इक्वल टू हिस्टोरिकल सेंस, ठीक है, हिस्टोरिकल सेंस आगे बेशक इज इक्वल टू डाल दो, लिंक विद द पास्ट भी इसको ले सकते हैं हम याद रखने के लिए। अच्छा, ट्रेडिशन इज इक्वल टू हिस्टोरिकल सेंस इज इक्वल टू लिंक विद द पास्ट, ये हो गया ट्रेडिशन के हवाले से हो गया।
उसके बाद तो उसने वो ये भी ट्रेडिशन की ही वो बात करने वाला थोड़ा सा लेंथी उसने कर दिया इसको। उसके बाद हाँ एक पॉइंट ये है कि वो रिलेशन ऑफ ट्रेडिशन विद द पोइट ये दिखाना चाहता है कि ट्रेडिशन का पोइट के साथ क्या रिलेशन है। और अभी जो हमने कौन सी बात डिस्कस की थी? अभी हम लोग उसको कह रहे थे कि वो यानी कि जो कुछ हम पढ़ते हैं उसका तो हम उसमें से कोई उसका इंडिविजुअल एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो लेकिन उसका इंडिविजुअल एक्सट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि वो उसके जो डेड पोइट्स हैं उनमें भी पाया जाता है। ये भी मेरे ज़हन में आई थी बात। अच्छा एक बात वही कहना चाहते ना, पोइट कैन नॉट वैल्यू अलोन, कि पोइट जो है वो तन्हा वैल्यू नहीं रख सकता। अब हम जब पढ़ेंगे ना हम साथ पॉइंट हाँ ही मस्ट हैव हिज रिलेशन विद द या विद हिज प्रेडिसेसर्स must have his relation with the past। एक ही गल नो रोज छड़े हैं हाँ ये बात मेरे दिल में आई थी कि इंडिविजुअलिटी ऑफ द पोइट, ये पॉइंट मतलब इंडिविजुअलिटी ऑफ द पोइट का कैसे बनती है, इज इक्वल टू लिंक विद द पास्ट या हिस्टोरिकल सेंस ले सकते हो, प्लस हिज ओन इंटेलेक्चुअल फैकल्टी is equal to the plus मैथ भी करते रहो, माइनस कुछ भी करते। his own intellectual faculty individuality of the poet is equal to link with the past plus his own intellectual faculty। हाँ यानी ये जबरदस्त हो गया। जबरदस्त हो गया। बस एक ही दो इंडिविजुअलिटी ऑफ द पोइट क्या है, उसका एक तो पास्ट के साथ लिंक है और उसमें वो थोड़ा मिलाप करता है अपनी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी का। यहाँ मैं थोड़ा उर्दू में थोड़ी छोड़ूँ जरा साथ। हाँ ठीक है। शायर की इनफरादियत उर्दू चेक करना ये है कि वो माजी के साथ थोड़ा अपनी अकली जहानत का भी तड़का लगाए है ना। हाँ तो मेरा अच्छा हो गया। अकली मिर्च मसाले का तड़का लगाए। और नहीं बोलता। हाँ यानी इससे हमें ये फायदा हो गया ना कि पोइट की जो है वो अपनी इंडिविजुअलिटी कुछ नहीं है, यानी उसकी क्रिएटिविटी कुछ नहीं है। इसके साथ बेशक ऊपर एरो डाल दीजिए। जब तक कि वो दो चीज़ें उसके पास ना हो, एक तो उसका लिंक होना चाहिए पास्ट के साथ किसी न किसी तरह से, हाँ उसकी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी होगी तो वो उसकी इंडिविजुअलिटी फिर आएगी बाहर। बस यहाँ तक पढ़ लिया ना। में भी अच्छा यहाँ तक पढ़ा। His ancestors assert their immortality most vigorously। पहले उसने ये बात की थी कि हम उसका इंडिविजुअल पार्ट निकालने की उसके काम से कोशिश करते हैं, लेकिन भी दोज इन विच द डेड पोइट्स, हो सकता है जो डेड पोइट्स में भी किसी ने ऐसा किया हो। उसके एंसेस्टर्स assert their immortality most vigorously। अच्छा immortality हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अच्छा ये पोइट्री वो कह रहा है ना। हाँ वही वाली बात आ गई कि हम इंडिविजुअल पार्ट्स वो वाले निकालने की कोशिश करते हैं जो डेड में भी उनके डेड पोइट के साथ ताल्लुक रहा हो, उसके एंसेस्टर्स के साथ। अच्छा assert their immortality most vigorously। assert तो होता है ना लगाना। assert their immortality, तो ये देयर किसके लिए यूज किया इसने? पार्ट्स ऑफ हिज वर्क में भी दो। इमोर्टैलिटी तो लाफानियत होता है ना।
इमोरल जैसे लाफानी होता है, तो ये लाफानियत हुआ। अच्छा इसल्ट हम उसकी लाफानियत समझते हैं मोस्ट विगरसली, विगरस का मतलब ईगर होके बड़ी शौक के साथ भी कहा जा सकता है। अच्छा कहता है जिसको हम उसकी इंफरादियत समझ रहे होते हैं ना, उसका एक्चुअली उसकी इंफरादियत नहीं होती, वो डेड पोएट के साथ उसका बिलोंग होता है। हाँ, और एंसेस्टर्स के साथ जो कि एजर्ट करता है देयर इमोर्टैलिटी, इनकी इमोर्टैलिटी को मोस्ट, ये वही वाली बात है जो है ना टाइमलेसनेस वाली, कि उसकी यानी कि ये टाइमलेसनेस है पोइट की, कि वो जहाँ तक मर्जी पास्ट का नॉलेज रख सकता है। यानी वो हिस्टोरिकल सेंस जो है ना, वो अपने अपने दायरे के अंदर रहते हुए वो इमोर्टल है, कभी ख़त्म ना होने वाली। यानी कि एक पोइट के लिए जो वो हिस्टोरिकल सेंस रखता है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे वो खुद भी कह दे कि मेरा माजी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने खुद से नई चीज़ क्रिएट की है। ठीक है, I do not mean the imprisonable periods of adolescence and I do not mean, और मेरा मतलब ये नहीं है imprisonable यानी कि कैद से बाहर नहीं, इम्प्रेशनेबल है, impressionable period of adolescence। ये तो हो गया ना, ये नहीं है कि इम्प्रेशनेबल पीरियड ऑफ एडोलेसेंस को दिखाना बट द पीरियड ऑफ फुल मैच्योरिटी, यानी कि ये फिर उसमें बलोगत के वर्ड्स में आएगा एडोलेसेंस। यानी कि वो कहता है मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं बलोगत के तासुरात दिखाऊं, बल्कि मैं मैच्योरिटी का की बात दिखाना चाहता हूँ। एडोलेसेंस तो हम बलोगत को कहते हैं। अच्छा यह इज द ओनली फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन, अगर सिर्फ ट्रेडिशन की बात की जाए, फाइंडिंग डाउन कंसिस्टेड इन फॉलोइंग द वाइज ऑफ द इमीडिएट जनरेशन बिफोर अस इन अ ब्लाइंड और टिमिड एडहेरेंस टू इट्स सक्सेसेस। अगर कह रहा है कि हम ट्रेडिशन की बात करें तो हमारे जो जनरेशन है ना उसने क्या किया है, इसको अंधाधुंध ब्लाइंड और टिमिड एडहेरेंस और सक्सेसेस, यानी कि अपनी कामयाबी में इसके अंधाधुंध पैरवी की है, फॉलो की है ट्रेडिशन को हमारे यंगस्टर्स ने, हमारी जनरेशन ने। ट्रेडिशन शुड पॉजिटिवली बी डिस्करेज्ड। अच्छा यानी कंसिस्टेंट इन द वाइज ऑफ द, अच्छा यानी कि इट्स द ओनली फॉर्म ऑफ के ट्रेडिशन को, अगर ट्रेडिशन को ये माना जाए, यानी द ओनली फॉर्म के ट्रेडिशन का मतलब ये है वो फाइंडिंग डाउन कंसिस्टिंग इन द फॉलोइंग वाइज, कि उन रास्तों को फॉलो करना इमीडिएट जनरेशन, यानी कि माजी में जो जनरेशन गुजर गई है उसको बिफोर अस जो हमसे पहले गुजरी है, इन अ ब्लाइंड, यानी अगर आप ट्रेडिशन का मतलब ये लेते हो हाँ कि आंखें बंद करके माजी के अकॉर्डिंग चलना, अगर ट्रेडिशन का मतलब ये है तो फिर ट्रेडिशन शुड पॉजिटिवली बी डिस्करेज, तो फिर आप डिस्करेज कर रहे हो ट्रेडिशन को। वी हैव सीन मैनी सच सिंपल कर्न्स सून लॉस्ट इन द सैंड। वी हैव सीन हम देख चुके हैं कुछ ऐसे सिंपल रास्ते कहा जा सकता है, ऐसे सिंपल कर्न्स लॉस्ट इन द सैंड जो कि रेत में खो चुके हैं। एंड नोवेल्टी इज बेटर देन रेपुटेशन, और नई चीज़ क्रिएट करना रेपुटेशन से बेहतर है। अच्छा वी हैव सीन मैनी सच सिंपल कर्न्स, हम बहुत से ऐसे सिंपल कर्न्स देख चुके हैं सून लॉस्ट, जो कि लॉस्ट हो गए थे इन द सैंड। अच्छा वो ये कहना चाहता है वो तमाम लोग जिन्होंने ये समझा कि ट्रेडिशन का मतलब सिर्फ माजी को फॉलो करना है, उन्होंने अंधाधुन अपने माजी को सिर्फ रेपिटेशन के तौर पे ट्रेडिशन को लिया, तो ऐसे तमाम लोग जो है ना वो खो भी चुके हैं सैंड के अंदर। ठीक है। हाँ द पीपल who has blindly कर लो ना, blindly follow the past, they discouraged the they had lost their existence। यानी मैं कहना चाहता है जो लोग माजी को एज अ रेपिटेशन लेते हैं उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस लॉस कर दी थी। आगे की जाती कि नोवेल्टी इज बेटर देन, वो जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना वो इसी का है। नई चीज़ क्रिएट करना जो है ना वो रेपिटेशन से बेहतर। ट्रेडिशन इज अ मैटर ऑफ मच वाइडर सिग्निफिकेंस।
ट्रेडिशन एक ऐसा मैटर है जो कि सिग्निफिकेंस रखता है। इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये इसको विरासत में नहीं नहीं लिया जा सकता। एंड इफ यू वांट इट यू मस्ट ऑब्टेन इट बाय ग्रेट लेबर। हाँ, और लेकिन अगर ये आप बहुत चाहते सख्त हैं मेहनत तो के आप साथ इसके आती लिए, है। हाँ, तो जाहिर सी बात है जो पास्ट में भी काम किया गया उसमें मेहनत तो की गई होगी। इट इन्वॉल्व्स इन द फर्स्ट प्लेस द हिस्टोरिकल सेंस। इसमें इन्वॉल्व हुआ, पहली बात यह है कि इसमें हिस्टोरिकल सेंस है, यानी कि आप कोई भी चीज़, हाँ, विच वी मे कॉल नियरली इनडिस्पेंसिबल हिस्टोरिकल सेंस नहीं टू एनीवन। एक तो मैं हमेशा एक लाइन छोड़ देता हूँ, इनडिस्पेंसिबल, ये वो लाइन है ना, टू एनीवन हु वुड कंटिन्यू टू बी अ पोएट बियॉन्ड हिज 25th ईयर। अच्छा, इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, वांटेड टू मस्ट ऑब्टेन इट बाय ग्रेट लेबर, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स, इसमें इन्वॉल्व होता है इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात कि उसमें हिस्टोरिकल सेंस इन्वॉल्व होती है। विच वी मे कॉल नियरली, जिसे हम कह सकते हैं, नज़दीक नज़दीक कह सकते हैं, इनडिस्पेंसिबल। इसका मतलब क्या है? इंडिस्पेंसिबल टू एनीवन, इनडिस्पेंसिबल, मिलता जुलता ना होना। एक वर्ड गलत हो जाए सारी सेंस ही गलत हो जाती है। हाँ, आई थिंक यही मिलता जुलता ना होना होगा इसका मतलब। टू एनीवन, किसी से वो मिलता जुलता नहीं है पोइट जो हिस्टोरिकल सेंस का यूज़ करे। यार ये फूल कितना प्यारा है, उसके नीचे टहनी भी बड़ी मोटी। हाँ, ये बस 3 दिन हो गए, ये आज इतना हुआ इसमें नीचे नीचे हुआ। कोई बच्चा लेकर आया था या अम्मी खुद ही तोड़ के लाई? एक स्टूडेंट लाया, वो एक टीचर को उन्होंने इसमें लिया था बुक के ना। अच्छा, तो वो 2-3 टीचर्स ने बीच में से ले लिए, 2-3 फूल। इसका तो काफ़ी प्राइस था, इसके साथ ये है जरूरी नागुज़ीर नेसेसरी, मतलब जरूरी होना। तो आप इसको कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल सेंस इन्वॉल्व परसेप्शन, फिर लाइन बोल, इंडिस्पेंसिबल टू एनीवन द हिस्टोरिकल सेंस विच वी मे कॉल, जिसे हम करीब करीब कह सकते हैं कि किसी के लिए भी ज़रूरी है, who would continue to be a poet, जो पोएट होना चाहता है, हाँ, beyond his 25th year, यानी कि अपने पिछले सालों को भी, वो पिछले 5 सालों को भी नज़रअंदाज नहीं करता। एंड द हिस्टोरिकल सेंस इन्वॉल्व्स अ परसेप्शन। हाँ, अच्छा, अब आगे वो बातें नहीं निकाल रहा यहाँ तक तो हमें समझ आ गई है कि एक पोइट के लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम अपने पिछले 5 सालों का नॉलेज तो वो कहीं नहीं जाने देता जब भी वो कुछ लिखता है। हिस्टोरिकल सेंस उसके साथ होती है। एंड द हिस्टोरिकल सेंस इन्वॉल्व्स अ परसेप्शन। ओ यही फार्मूला है यार, हाँ, टोटल फार्मूला कोई बनाता है ना बस। और हिस्टोरिकल सेंस में उसकी अपनी परसेप्शन भी शामिल, वही ना, वो जो जिसको तुमने कह दिया था कि ये इसकी इंटेलेक्चुअल फैक्चुअलिटी को उसने यहाँ परसेप्शन का नाम दे दिया। नॉट ओनली ऑफ द पास्ट टेंस ऑफ द पास्ट बट ऑफ इट्स प्रेजेंस। The historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his यानी कि पास्ट की परसेप्शन नहीं बल्कि उसकी अपनी भी प्रेजेंस की होनी चाहिए। The historical sense compels, historical sense मजबूर करती है एक आदमी को कि वे लिखे ना सिर्फ अपनी जनरेशन in his bones, यानी कि अपनी पूरा जोर लगा दे, but with a feeling, उन एहसासात के साथ that the whole of the literature of Europe, of Homer and within it the whole of the literature he of his own country has a simultaneous existence and compose a simultaneous order। और ये गल है, सोहान की एक गल है बस कि वो पिछड़ा यहाँ पे उसने यूरोप को कह दिया। हाँ, होमर का वर्ड का नाम भूले करने, वो ग्रीक था ना होमर। तो वो कहता है कि एक राइटर के लिए ज़रूरी नहीं कि वो बस अपनी ही कंट्री या अपनी ही प्रॉब्लम बताए बल्कि उसके अंदर एहसास भी होना चाहिए पूरी की पूरी, यानी कि फ्रॉम द बिगनिंग से, होमर जब से एग्जिस्टेंस में आया था तब से लेकर अब तक के लिटरेचर में, है ना, उसके अंदर कमांड होनी चाहिए। बस समझ आ गई है। दिस हिस्टोरिकल सेंस विच इज सेंस ऑफ द टाइमलेस एज वेल एज द टेम्पोरल एंड ऑफ द टाइमलेस एंड ऑफ द टेम्पोरल टुगेदर। ये तुमने उसके ऊपर लिखा हुआ था। हाँ, फिर वो कहता है हिस्टोरिकल सेंस जो है ना वो वही बात, अब यहाँ ये वो सारी बातें की है ना, ये मुझे समझ नहीं आती, अब समझ आ गई है टाइमलेस वाली बात
कि टाइमलेसनेस का मतलब ये यही है कि वो कहता है कि हिस्टोरिकल सेंस ना एक पोइट के लिए हो सकती है, टाइमलेस भी हो सकती है। यानी कि एक पोइट जो है ना वो ग्रीक पीरियड से लेके उसका भी नॉलेज रख सकता है, मिडीवियल का भी रख सकता है, चाहे उसकी उसके ऊपर है कि वो कितना नॉलेज रखे। हाँ, या अपनी पिछले 2 सदियों का भी वो रख सकता है। ये अब उसकी अपनी मेमोरी है कि वो जितना भी रख टेम्परल, ये टेम्परेरी से निकला ना, यानी उसके बाद टेम्परेरी भी हो सकता है, या वैसे तो इसका टेम्परल का ओरिजिनल मीनिंग होता है सेकुलर या मॉडर्न। तो वो यानी कि अपनी मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकता है, जो कि उससे 1 सदी पहले हुआ था या कुछ अर्सा पहले जो पोइट्स ने काम किया था, वो वाली भी हिस्टोरिकल सेंस वो रख सकता है। और टाइमलेस भी वो रख सकता है, चाहे ग्रीक की पीछे का भी रख सकता है, जैसे आजकल के मॉडर्न राइटर्स मिथ का यूज करते हैं। कहता है या तो सुनो ना, वो कहता है कि या तो जो पास्ट का नॉलेज रखता है वो भी ठीक है, जो ग्रीक का रखता है वो भी ठीक है, अगर वो ग्रीक से पीछे का रखता है वो भी ठीक है, और जो मॉडर्न भी रखता है और पास्ट भी रखता है तो वो भी ठीक है। यानी कि वो यहाँ पे टेम्पोरल टुगेदर कह देता है, टाइमलेस एंड टेम्पोरल टुगेदर। हाँ, टाइमलेस भी हो सकता है। हाँ, यानी उसके लिए कोई लिमिट नहीं है पोइट के लिए कि हम कहीं जिससे अपनी 5 सदियों पहले का नॉलेज होगा उसके पास तो ही वो हिस्टोरिकल सेंस रखता है, अदरवाइज नहीं रखता। वो टाइमलेस है, जितना भी वो रख ले, है ना यही बात। हाँ, यही बात उसने कही, और कह रहा है ये फिर दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। इस वर्ड मेक्स अ राइटर ट्रेडिशनल, और यही वो चीज़ें हैं जो राइटर को ट्रेडिशनल बनाती हैं। बारीक आई है वैसे फोटो से भी। ये तो बहुत ही बारीक है। नहीं पता है। चलो खैर है। इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसके पीछे इतना कुछ लिखा हुआ था, उसने पीछे से लगता है कि अच्छा हाँ, बैक चलो वो है तकरीबन वही चीज़ें, मैं तो अभी तो मैं लिखवा देती हूँ। बस ठीक है, चलो, लेकिन बहुत बारीक आई है ना, चलो गुजारा हो जाएगा। इतनी वैसे इतनी बारीक है, उसकी फ़ोटो को भी मशीन ही शायद बारीक करती है। सारा आइडिया चेक करो, उसकी फोटो को भी मशीन वो बारीक करती है।